कल आप सभी को अधिगम की कुछ परिभाषाएं हमने बताई थी। आज एक लेक्चर और इसके बाद एक लेक्चर और आपको देंगे, ठीक है ना। सुनो, अधिगम की जितनी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी वो सारी परिभाषाएं हमने आपको बता दी थी। अब इस अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं कि वास्तविकता में अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो कुछ विशेषताएं जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कि अधिगम की पहली विशेषता क्या है, कि वास्तविकता में अधिगम होता क्या है। तो यहाँ से हम एक एक करके एक एक उसकी विशेषता उठाते जाएंगे और उसको एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको समझाते जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि बिना एग्जाम्पल के साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो मनोविज्ञान बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आती है। सुनो, सबसे पहली विशेषता, अधिगम की पहली विशेषता क्या होती है। तो अधिगम के अंतर्गत अधिगम की पहली विशेषता होती है कि यदि कोई कहे कि अधिगम, तो वो कहते हैं, अब बार बार पूरी लाइन नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि अधिगम, एक बार तो लिख देते हैं लेकिन बार बार नहीं। अधिगम क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। अधिगम क्या होता है, सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक का मतलब ये है कि अधिगम आपका क्या होता है, यूनिवर्सल, यानी कि यहाँ तक की बात की जाए अधिगम की, तो अधिगम कैसा है, अधिगम सार्वभौमिक होता है। अब इसको समझना है कि कैसे होता है सार्वभौमिक। देखिए जरा, यूनिवर्सल अधिगम कैसे हो गया। तो इधर देखिए एग्जाम्पल, एक एक विशेषता, एक एक उसका एग्जाम्पल। अब सबसे पहले बात आती है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है, हमने आपको कल भी बताया था, सीधी सरल भाषा में सीखना। यानी इसका मतलब है, अधिगम का मतलब लर्निंग मतलब सीखना, और बालक का सीखना, सीधी सी बात है। अब जरूरी थोड़ी है कि केवल बालक ही सीखेगा। क्या हम और आप नहीं सीखते? बिल्कुल सीखते हैं। हम हो चाहे आप हो, हम भी कभी कोई ऐसी चीज़ किसी छोटे बच्चों से सीख जाते हैं तो उसको भी तो सीखना कहेंगे, उसको भी तो अधिगम कहेंगे। ठीक उसी प्रकार समझते चलना, एक ये 0 से 2 वर्ष का बालक है, एक आपका 2 से 7 वर्ष का बालक है, एक 7 से 11 वर्ष का बालक है, एक 11 से 16 वर्ष का बालक है, एक 16 से 25 और एक 25 से ऊपर। ये इस प्रकार से ये बालक दिए गए हैं भिन्न भिन्न आयु वर्ग के। तो यहाँ पर क्या 0 से 2 वर्ष का बालक ही सीखेगा? यहाँ पर बालक का जन्म हुआ, क्या जन्म लेने के उपरांत जैसे ही बालक ने जन्म लिया और तुरंत उठकर बैठ गया? क्या तुरंत बालक ने जन्म लिया और चलकर दौड़ना सीख गया? नहीं। बालक ने जन्म लिया तो शुरुआत में कुछ समय तो शिथिल अवस्था में रहा, उसके बाद धीरे धीरे उसने पैर हिलाना, हाथ हिलाना, अपने शरीर का संचलन, शरीर में थोड़ी सी गति आई, और शरीर में जब थोड़ी सी गति आई तो हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, फिर धीरे धीरे कुछ थोड़ा बहुत पेय के रूप में माँ के दूध को उसने ग्रहण किया। उसके बाद ये नहीं कि बालक ने जन्म लिया हो और जन्म लेते ही सीधा भोजन को प्राप्त करने लगा कि भैया अल्लाह माता से कहे, माँ लाओ मुझको 4 रोटी दो, मैं भी रोटी सब्जी खाऊंगा। ऐसा नहीं है। बालक क्या करता है, शुरुआत में बालक, यहाँ तक कि बालक शुरुआत में हर वह चीज़ सीखता है, चाहे वह खाना हो या पीना हो। बालक को खाना नहीं आता, वह अपनी भूख को मिटाने के लिए खाना खाने की जटिल प्रोसेस को भी सीखता है, क्योंकि बालक को नहीं आता है खाना खाना। तो बालक का खाना खाना, भाई चाहे बालक का दौड़ना हो चाहे चलना हो, क्या बालक ने जन्म लिया चलने लगा? नहीं, बालक चलना भी सीखता है। 2 से 7 वर्ष का बालक, यहाँ पर भी बालक कुछ ना कुछ सीखता ही है। अब भाई यहाँ पर उसको चलना आ गया, दौड़ना आ गया, खाना आ गया, पीना आ गया, तो यहाँ पर अपने मित्रों के बारे में जानेगा, अपने माता पिता के बारे में जानेगा, अपने चाचा ताऊ नाना भाई बहन इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, थोड़ी बहुत वाह परिवेश में जानकारी एकत्रित करेगा। 7 से 11 का बालक जब विद्यालय में पहुंच जाएगा, यही विद्यालय में 6 वर्ष में बालक पहुंच जाता है, तो विद्यालय में पहुंचने के बाद उसको एक वृहद वातावरण मिलेगा, और जब वृहद वातावरण मिलेगा तो उसको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मित्रों के साथ किस प्रकार से उठा जाता है, मित्रों के साथ किस प्रकार से बैठा जाता है। इसके बाद आती है 7 से 11, यहाँ पर भी बालक को बहुत कुछ चीज़ें, क्योंकि जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो यहाँ पर भिन्न भिन्न गतिविधियों के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वो नैतिकता हो, चाहे वो सामाजिकता हो, चाहे संवेगात्मकता हो, चाहे उसके शारीरिक विकास हो।
यहाँ तक कि किस प्रकार से क्रिकेट या कोई गेम खेला जाए, किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ा जाए, ये सब अधिगम ही तो है। तो देखो जरा, यहाँ भी बालक सीख रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, प्रत्येक स्टेज में बालक कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो याद रखना, बालक भी सीख रहा है। अभी इसी से एक दूसरी विशेषता भी इसी एग्जाम्पल से देंगे। क्या केवल भैया जो मनुष्य है, उस मनुष्य का जो बालक है या मनुष्य का जो बच्चा है, क्या केवल वही अधिगम करेगा और अन्य किसी के बच्चे अधिगम नहीं करेंगे? भैया जो जानवर हैं, क्या वह अधिगम नहीं करते? क्या पक्षी हैं वह अधिगम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। किसने कहा नहीं करते? क्योंकि जो जानवर है या जो पक्षी है वह भी क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। तो याद रखना, जो जानवर है, क्या उस भाई जो जानवर है उसके बच्चे ने जन्म लिया, या चिड़िया का जो बच्चा है उसने जन्म लिया, क्या जन्म लेने के बाद ही वह उड़ना सीख गया? नहीं, धीरे 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 वह क्या हुआ? उड़ना सीखा। धीरे धीरे, पहले तो वह फुदकना ही सीखता है चिड़िया का बच्चा, यहाँ तक कि खाना भी उसको माँ खोज कर लाती है और उसकी मुँह में रख देती है कि लो भैया तुम ये खाना खा लो। अपने पक्षी की बात कर रहे हैं, चिड़िया की। फिर जब वह थोड़ा बड़ा हो जाता है तो स्वयं भोजन की तलाश में जाने लगता है। तो याद रखना कि हर, चाहे वह प्राणी हो, चाहे वह कोई भी मनुष्य हो या कोई भी पक्षी हो या कोई जानवर हो, हर जगह क्या होता है? अधिगम की प्रक्रिया चलती है। यानी जहाँ जहाँ समय स्थान होगा वहाँ वहाँ अधिगम की प्रोसेस क्या होगी? गतिमान होगी और वहाँ वहाँ अधिगम होगा। तो भैया अधिगम केवल एक ही उसमें तो नहीं चलने वाला, अधिगम तो संपूर्ण पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो या मनुष्य हो या बालक हो, हर जगह क्या होता है? अधिगम की प्रोसेस चलती है। तो अधिगम क्या है? सार्वभौमिक है, एक ही नहीं है। ये क्या है? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। हर जगह अधिगम की प्रक्रिया क्या है? गतिमान है। यहाँ तक कि आपके जो बच्चे हैं, बच्चे भी अधिगम करते हैं, बड़े भी अधिगम करते हैं, बुजुर्ग भी अधिगम करते हैं। तो याद रखना कि अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है? सार्वभौमिक होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मतलब सीधी सी बात है, जहाँ कोई पृथ्वी पर स्थान होगा वहाँ समय होगा तो अधिगम अवश्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ अधिगम की प्रक्रिया ना हो रही हो। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी देख लो, वो निरंतर नई नई चीज़ों को क्या करते हैं? उनको चीज़ों को सीखने को मिलती है। तो अधिगम की प्रोसेस हर जगह चलती है। ये अधिगम की पहली विशेषता है। अधिगम की दूसरी विशेषता क्या कहती है? इसी में देखते हैं। अधिगम की दूसरी विशेषता है कि यदि कोई कहे कि अधिगम की नेक्स्ट विशेषता क्या होगी, तो देखो, 0 से 2 वर्ष का बालक भी सीख रहा है, 2 से 7 वर्ष का बालक भी सीख रहा है, 7 से 11, 11 से 16, 16 से 25 और 25 से अप, और यहाँ तक कि वृद्ध अवस्था में भी कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता है। तो धीरे धीरे चीज़ों को जब बालक सीख रहा है, और वह भी प्रत्येक अवस्था में, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि किसी बालक ने 0 से 2 वर्ष में चलना सीखा, खाना सीखा, पीना सीखा, ये सब उसने सीख लिया। जब आगे पहुंचा तो उसने पढ़ना स्टार्ट किया ना पढ़ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वह पढ़ना स्टार्ट करेगा तो चलना, खाना पीना सब छोड़ देगा। ऐसा तो नहीं। शुरुआत में खाना पेय के रूप में लेगा, पानी थोड़ा थोड़ा पिएगा, चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, थोड़ा किसी सहारे को लेकर चलेगा, लेकिन जब आगे वह 2 से 7 में पहुंचता है, इन्हीं कामों को स्वतंत्र रूप से तेज गति से करने लगेगा। मतलब इन कार्यों को वह यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी सब कुछ कार्य करेगा। यहाँ तक कि यहाँ पर यदि कोई बालक है और 2 से 7 में वह पहुँच गया है, उसने छोटा बड़ा सीख लिए हैं, या ABCD सीख ली है, या 1 2 3 सीख ली है, इन सब चीज़ों को यदि बालक ने सीख लिया है तो आगे इन्हीं चीज़ों में क्या करेगा? वह अधिगम करेगा। ऐसा तो नहीं है कि भैया हमने एक बालक का एडमिशन कक्षा 2 में कराया, उसको 3 पढ़ाया, अब उससे कहा बेटा अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब नहीं पढ़ो, अब तुम्हें एक कमरे में हम बंद कर देते हैं, अब तुम अधिगम नहीं करोगे। ऐसा कहीं होता है? नहीं। वह निरंतर 4 5 6 आगे की कक्षाओं में भी क्या रहेगा? सीखता रहेगा। अब भले ही ये तो
एग्जाम्पल हमने दे दिया कि पढ़ने से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं कि जो ग्रामीण परिवेश के कुछ बालक ऐसे हैं या वर्तमान समय में भी कुछ बालक ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार की किसी कक्षा में कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, फिर भी उन्होंने निरंतर क्या किया है, अधिगम, कुछ ना कुछ सीखा है। तो अधिगम की प्रक्रिया कैसी है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कहीं पर भी अधिगम ब्रेक नहीं होता है। बात समझ गए? तो अधिगम की एक प्रक्रिया क्या है, बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक चलने वाली, अंतिम समय में वृद्धावस्था में भी कुछ ना कुछ उस बालक को सीखने को मिलेगा। यानी कि वह अधिगम की प्रक्रिया एक कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद दो एग्जाम्पल, एक तो हो गया अधिगम सार्वभौमिक है, दूसरा अधिगम क्या है आपका, निरंतर है। तो अधिगम सार्वभौमिक भी है और अधिगम आपका क्या है, निरंतर। निरंतर के साथ साथ एक लाइन हम और कहते हैं, बालक 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, यानी कि पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यानी कि निरंतर के साथ यदि हम कह दें कि अधिगम, निरंतर के साथ यदि हम कह दें अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है, अधिगम सार्वभौमिक होता है, अधिगम निरंतर होता है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। तो 3 पॉइंट याद रखना यहाँ से। पहला, अधिगम सार्वभौमिक होता है, हर व्यक्ति सीखता है, जहाँ स्थान होगा, समय होगा, वहाँ अधिगम होगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद अगला पॉइंट हम इसी में लेते हैं। अब बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अधिगम क्या है, तो हम सीधे सीधे पॉइंटों को अब समझाते चलेंगे, आप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद बात आती है आपकी, अगला पॉइंट इसमें कहता है कि यदि अधिगम के बारे में इतनी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट, यदि हम यूँ कहें कि अधिगम रचनात्मक है, तो क्या यह सही है? हाँ, सही है, अधिगम रचनात्मक है। कैसे? सुनो, अधिगम रचनात्मक है। क्या अधिगम रचनात्मक नहीं है? भैया है अधिगम रचनात्मक। सुनो जरा, कोई भी एक बालक देखा होगा शुरुआत में, अब छोटे छोटे एग्जाम्पलों से आप समझना, एक छोटा बालक है, वह क्या करता है, 0 से 2 वर्ष रचना, जरूरी नहीं कि बालक केवल वह क्रियाकलापों में ही रचना करे। जब बालक का जन्म होता है, वहीं से बालक के मस्तिष्क में भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की सोच जन्म लेने लगती है। रचना मतलब एक तरह से केवल इमेज मस्तिष्क में बनना। तो हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आए। एक छोटा बालक है, उस बालक ने देखा कि कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा कि क्रिकेट वगैरह टीवी में चल रहा है अभी वर्तमान में, या फुटबॉल का गेम चल रहा है, तो अब उसको वो फुटबॉल नहीं मिल रही, लेकिन उसको क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट की बॉल उसके पास नहीं है, लेकिन उसको क्रिकेट खेलना है। तो अब वह, उसका दिमाग क्या करेगा, रचना, निर्माण करेगा। कैसे? वह पेपर लेगा, अपनी ही कॉपी के पेज फाड़ेगा, उसी को गोल गोल बनाएगा और बोले भैया कैच कैच खेलेंगे हम, तुम फेंको हमें, हम तुम्हें फेंको, उसी में आनंद ले रहा है। मतलब उसने की है क्या, कुछ ना कुछ रचना। यानी बालक रचना करेगा तो रचनाओं के माध्यम से, यानी कि बालक जो अधिगम करता है तो रचनात्मक है। अधिगम क्या है, कुछ ना कुछ तो उस बालक को सीखने को मिला है। यानी कि आपका जो अधिगम होता है वह कैसा होता है, रचनात्मक होता है। यहाँ तक कि और यदि इसके एग्जाम्पल दिए जाएँ तो और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे सुनो, यदि कोई कहे इस रचनात्मकता के बारे में, यदि और एग्जाम्पल लिए जाएं तो एग्जाम्पल और हम लेते हैं, आप सुनिए। जैसे कि आपने देखा होगा, ये छोड़ दो, बड़े बड़े मकान बने हैं, देखा होगा बचपन में छोटे बच्चे खेलते हैं, गुड्ढे गुड़ियों से बहुत बच्चे खेलते हैं। साथ साथ ग्रामीण परिवेश का बालक, जो ग्रामीण परिवेश का जो बालक होगा, जो बच्चे गुड्ढे गुड़ियों से तो खेलेंगे ही, साथ में अपने खिलौनों से खेलेंगे। बच्चों को खिलौने बहुत पसंद हैं, छोटे छोटे खिलौने दे दो आप उनको, कार दे दो, ट्रक दे दो, अरे भैया ये हमारी कार है, भागो भागो ये मेरा हाथी आ रहा, भागो भागो ये मेरा घोड़ा चल रहा। तो उनको खिलौनों से बहुत स्नेह रहता है, मतलब कि वह स्वयं भी उन खिलौनों को देखकर रचना करने की कोशिश करेंगे। देखा होगा बचपन में बच्चे हवाई जहाज बनाकर उड़ाएंगे, बोले ये हमारा हवाई जहाज उड़ रहा।
बचपन में बच्चे कागज की नाव को पानी में चलाएंगे, बोले ये मेरी नाव जा रही है। तो बच्चों में होती है रचनात्मकता, और रचनात्मकता ही क्या है, बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, यानी यह उसका क्या कहलाता है, अधिगम। तो याद रखना, बच्चे के द्वारा किसी भी प्रकार की क्रियाकलाप को करना, वह आपकी रचनात्मकता के अंतर्गत आता है। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट यदि हम कहें तो अगला पॉइंट जो आता है वह सुनिए, यदि इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम कहें तो अगला पॉइंट आता है वह आप सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अधिगम होता है स्थानांतरणीय, मतलब अभी तक हमने जो बताया अधिगम, यानी कि अधिगम की विशेषताओं में कह रहे हैं कि अधिगम होता है स्थानांतरणीय। स्थानांतरण मतलब अधिगम में होता है स्थानांतरण। कैसे, सुनो। सपोज दैट एक बालक है, ये घर पर है, टीवी को घर पर है, ये बालक है, ये घर पर है, और ये इसकी माताजी हैं, ये बालक हो गया, ये इसकी माताजी हैं, दोनों बैठकर यहाँ पर इस टीवी को देख रहे हैं। माँ के हाथ में है रिमोट, माँ के हाथ में है क्या, रिमोट। अब वह देख रहा है कि माँ बराबर टीवी के रिमोट से टीवी के चैनल को परिवर्तित कर रही है। वह अपनी माँ को देख रहा है कि किस प्रकार से ये टीवी से रिमोट को बदल रहे हैं। अब माँ ने क्या किया कि बच्चा टीवी के चैनल को ना परिवर्तित कर ले, इस रिमोट को जाके छुपा दिया कमरे की अलमारी की ऊपर वाली रैक में। अब बच्चा देख रहा है कि रिमोट ये रखा है, लेकिन उठाए कैसे, लेकिन उसने इसके पहले अपने भाई को अलमारी के ऊपर से खाने की कोई वस्तु उठाते हुए देखा था कि भाई ने किस प्रकार से खाने की वस्तु को अलमारी के ऊपर से उठाया है। क्योंकि इसका जो बड़ा भाई है उसने स्टूल या मेज को खिसकाया या कुर्सी को खिसकाया, उसके ऊपर स्वयं चढ़ करके उस ऊपर की अलमारी से खाने की वस्तु को उठाया, खुद भी खाया, भाई को भी खिलाया। ये बच्चे ने देखा, और जब बच्चे ने देखा तो बच्चे ने यहाँ पर किया अधिगम, सीखा कि किस प्रकार से ऊपर की अलमारी से हम वस्तु को उठाएंगे। उस अधिगम का स्थानांतरण कहाँ किया, यहाँ पर टीवी का रिमोट को उठाने में। माँ भले ही चली गई, उसने चुपचाप टीवी का रिमोट उठाया। क्यों, उसको याद आ गया कि भैया ने किस प्रकार से किसी वस्तु को, खाने की वस्तु को अलमारी के ऊपर से उठाया था। उसने रिमोट उठाया और चैनल बदल दी। मम्मी ने आवाज़ लगाई, चैनल किसने बदली, चुपचाप, कुछ पता नहीं। तो बच्चा करता है क्या, अधिगम में स्थानांतरण। क्लियर है। तो यहाँ पर याद रखना, सारे पक्ष आपको एग्जाम्पलों से क्लियर होंगे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद अधिगम स्थानांतरण, भाई अधिगम में होता है स्थानांतरण। अब इसके बाद यदि कोई कहता है तो अगला पॉइंट यदि हम कहें तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि अधिगम केवल बालक के नहीं होता है केवल एक पक्ष में। अधिगम की प्रक्रिया चलती है बालक के तीनों पक्षों में। तीन पक्ष क्या क्या, सुनिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्या, अधिगम की जो प्रक्रिया है, अधिगम की क्या है, जो प्रक्रिया है वो अधिगम की प्रक्रिया चलती है तीन पक्षों में। और तीन पक्ष क्या, एक पक्ष आपका संज्ञानात्मक, दूसरा पक्ष आपका भावात्मक, और तीसरा पक्ष आपका क्रियात्मक। यानी कि जो अधिगम की प्रक्रिया चलती है वो तीन पक्षों में चलती है। पहला पक्ष आपका संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक पक्ष, अब ये पक्ष क्या है भैया, तो हम समझाते हैं ये पक्ष क्या है। संज्ञानात्मक की बात की जाए, भावात्मक की बात की जाए, क्रियात्मक पक्ष की बात की जाए, तो बालक के तीनों पक्षों यथा संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों पक्षों में अधिगम की प्रक्रिया चलती है। और जब मूल्यांकन आपको हम पढ़ाएंगे तो बालक के तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जा सकता है। वी.एस. ब्लूम ने बताया था संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन बालक का किया जा सकता है। तो अब संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, भावात्मक पक्ष क्या होता है और क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, तो सुनिए। संज्ञानात्मक पक्ष की यदि बात आएगी
तो विभिन्न प्रकार की मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाएं आती हैं संज्ञानात्मक पक्ष में। यदि कोई कहे संज्ञानात्मक पक्ष में क्या आता है, तो विभिन्न प्रकार की बौद्धिक, याद रखना, विभिन्न प्रकार की बौद्धिक एवं मानसिक, विभिन्न प्रकार की बौद्धिक एवं मानसिक क्रियाएं जो भी घटित हों वो आती हैं किसमें, संज्ञानात्मक पक्ष में। क्लियर है। अब कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, सुन लो जरा। किसी भी प्रकार की कल्पना करना, किसी भी प्रकार का तर्क करना, किसी भी प्रकार के बारे में सोचना, ये सब क्या है, बालक अपने मस्तिष्क का ही इसमें क्या करेगा, प्रयोग। बौद्धिक एवं मानसिक पक्ष में, बौद्धिक एवं मानसिक क्रियाओं में कौन कौन आती हैं, बालक का कल्पना करना, बालक का तर्क करना, बालक का सोचना। बहुत सारी क्रियाएं हैं, यहाँ तक कि हम और कहें किसी की व्याख्या करना, स्मरण करना, या किसी के पर टिप्पणी देना, किसी पर वर्णन करना, ये सब किसके पक्ष होते हैं, संग। भैया वर्णन आपसे कहेंगे कि भैया 2 लाइनें या हाथी के ऊपर वर्णन करो, या चलो यही बच्चे से पूछ ले भैया बालक बेटा अपने माता पिता के बारे में बताओ, तो क्या बालक माता पिता के बारे में रटे हुए पॉइंट बोलेगा, नहीं, बालक अपने माता पिता के बारे में सोचते हुए बोलेगा कि हमारे माता पिता कैसे हैं, हमारे भैया कैसे हैं, हमारी बहन कैसी है। तो ध्यान रखना, बालक जो भी कल्पना करे, तर्क करे, चिंतन करे, या सोचे, या किसी भी पर भी व्याख्या दे, या किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण या वर्णन करे, वो सब किसके पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक के। दूसरा पक्ष इसी में आता है भावात्मक। भावात्मक पक्षों में क्या देखा जाए, तो उसकी भावनाओं से रिलेटेड होते हैं भावात्मक पक्ष। जैसे बालक का प्रेम या स्नेह करना, बालक का डरना, बालक का भय लगना, ये सब क्या है, उसके भावात्मक पक्ष। शुरुआत में बालक देखा हुआ सिर्फ अपनी माँ से स्नेह करता है और किसी से नहीं, कोई दूसरा आ गया डर कर रोने लगेगा, वह सिर्फ अपनी माँ को चाहता है। धीरे धीरे अन्य लोगों के प्रति उसका स्नेह का भाव क्या होता है, जागृत होता है। डरना, वह हर किसी चीज़ से डर जाता है। बच्चों को छोटे में बहुत डराया जाता, अरे बाहर गए साधु बाबा पकड़ ले जाएगा, लेकिन अब बोले अब हम साधु बाबा को पकड़ लेंगे। बात समझ गए। तो ये भावात्मक पक्षों में आता है। शुरुआत में बहुत भय लगता है क्योंकि माता पिता बच्चों को डरा के रखते हैं, लेकिन बड़े में बोले अब हम देखते हैं। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि और भावात्मक पक्ष क्या क्या होते हैं। तो भावात्मक पक्षों में यदि कहा जाए तो घृणा, ये भी भावात्मक पक्ष होता है। यहाँ तक कि यदि कोई कहे सुख और दुख, यदि कोई कहे सुख और दुख, यहाँ तक कि हम सुख और दुख की बात कहेंगे। और यदि हम एक और लिख लें इसमें क्रोध, तो क्रोध भी किसका पक्ष होता है, भावात्मक पक्ष होता है। प्रेम हो, क्रोध हो, डरना हो, भय हो, घृणा हो, सुख दुख, ये सब किसके पक्ष होते हैं, भावात्मक पक्ष होते हैं। फिर इसी में आता है आपका क्रियात्मक पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष किसको कहते हैं, क्रियात्मक पक्ष सीधा है, चलना, दौड़ना, फिरना, खेलना, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, ये सब किसके, आपके क्रियात्मक पक्ष हैं। मतलब शुरुआत में बालक चल नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे वही बालक देखो तो हुसैन बोल्ट की तरह क्या करता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है। एक समय ऐसा था, क्या उस जो बोल्ट साहब हैं, क्या वह सीधे जन्म लेते ही और एकदम 100 मीटर की और 400 मीटर की रेस जीत गए? नहीं, उन्होंने शुरुआत की होगी चलने की, तो पहले चले, लेकिन फिर अचानक से इन्होंने क्या बन गए, एक फर्राटा धावक बन गए। तो क्रियात्मक पक्षों में उन्होंने क्या किया है, अपने इस पक्ष में बेहतर अधिगम किया है। बात समझ गए। तो याद रखना यहाँ पर यदि कोई कहता है क्रियात्मक पक्ष, तो ये सब, चाहे वो चलना हुए, चाहे वो दौड़ना हुए, यहाँ तक कि नृत्य करना, ये नृत्य करना भी किसके अंतर्गत आएगा, आपका क्रियात्मक पक्ष। यहाँ तक कि यदि कोई कहता है खेलना, तो खेलना भी किसके अंतर्गत आएगा, क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत। क्योंकि बच्चे को जन्म से खेलना नहीं आता, बच्चे को जन्म से खेलना नहीं आता, क्रिकेट खेलना नहीं आता। भाई जन्म लिया, कोई कहेगा कि ये सचिन बनेगा, कोई कहेगा ये सहवाग बनेगा, बाद में वह अधिगम करेगा, बेहतर खेला तो कोई बढ़िया खिलाड़ी बनेगा। बात समझ के कि ये बात समझ में आ गई होगी कि संज्ञा। अब अधिगम तो सभी में, भैया चलना, दौड़ना, नृत्य करना, खेलना, सब में अधिगम है। यहाँ पर भी अधिगम है। पहले माँ दूर जाती थी, बालक रोने लगता था, उसको दुख की अनुभूति होती थी। अब माँ चले भी जाए छोड़कर उसको बड़े में, तो कोई परेशानी नहीं है, यानी उसका भावात्मक पक्ष में उसने अधिगम कर लिया है। यहाँ पर संज्ञानात्मक पक्ष में शुरुआत में बालक से कहा
कि भैया 2 लाइन बताओ अपने बारे में, बच्चे को खड़ा कर दिया कक्षा 1 के बच्चे को, बेटा बताओ अपने माता पिता के बारे में, अपने बारे में, हाथी के बारे में। बच्चा कुछ नहीं बता पाएगा, डर जाएगा, डर कर हो सकता रोने लगे। लेकिन वही बालक जब उसका विकास हो गया है, उसके संज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो गया है, फटाफट से आपको इतनी बातें बताएगा। वही जो बच्चा नहीं बोलता था वही बच्चा धुआंधार बोलने लगेगा। बात समझ गए? तो ये बालक के 3 पक्ष। तो याद रखना, अधिगम की प्रक्रियाएं तीनों पक्षों में संभव है और तीनों पक्षों में अधिगम की प्रक्रिया चलती है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसी में, उसको और देखो। ये तो 3 पक्ष थे और ये आपको वापस फिर मिलेंगे जब बीएस ब्लूम का मूल्यांकन पढ़ोगे, क्योंकि उस मूल्यांकन में भी इनको शामिल किया गया है। उस मूल्यांकन में भी इसको क्या किया गया है, शामिल। अब इसके बाद नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है कि यदि हम कहें कि और, तो एक पॉइंट और, अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया देखा होगा आपने, बालक का संज्ञानात्मक पक्ष में अधिगम हो रहा है, भावात्मक पक्ष में अधिगम हो रहा है और तीसरा क्रियात्मक पक्ष में अधिगम हो रहा है। जब तीनों पक्षों में अधिगम हो रहा है भैया, तो अधिगम संकुचित है या व्यापक है अधिगम का क्षेत्र। तो अधिगम का क्षेत्र याद रखना, अधिगम का क्षेत्र कैसा होगा, अधिगम का क्षेत्र व्यापक होगा। यानी अधिगम का क्षेत्र कैसा है, व्यापक है। अधिगम का क्षेत्र संकुचित नहीं है, अधिगम का क्षेत्र कैसा है, व्यापक। व्यापक मतलब हर जगह देखो अधिगम है। अब कहाँ अधिगम नहीं है, आप जहाँ कहो वहाँ अधिगम है। मनुष्य का बच्चा भी अधिगम कर रहा है, जानवर का बच्चा भी अधिगम कर रहा है, जानवर में भी पशु अधिगम कर रहा है, यहाँ तक कि पक्षी अधिगम कर रहा है। कौन अधिगम नहीं कर रहा है, मनुष्य का बच्चा, जानवर, जानवर में पशु, पक्षी, ये भी अधिगम कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ बालक, अब बालक ले लो, एक बालक है 0 से 2 वर्ष, वो भी अधिगम कर रहा है। 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 16, 16 से 25 और 25 टू अप लगभग 60 या 65, यानी कि यहाँ भी अधिगम कर रहा है। यहाँ तक कि हमने आपको सीधा तो बता दिया, जहाँ समय है, स्थान है, पृथ्वी पर जहाँ स्थान है, समय है, वहाँ अधिगम का क्षेत्र, वहाँ अधिगम होगा। तो अधिगम का क्षेत्र क्या है आपका, व्यापक, संकुचित नहीं है। क्लियर? अब यदि इसी में और कहा जाए कि और अधिगम की क्या विशेषता है, तो 1-2 चीज़ें और अधिगम में हम शामिल करते हैं। सुनिए, अधिगम की यदि बात की जाए तो अधिगम की, देखो अधिगम की बहुत विशेषताएं हैं। एक लेक्चर तो आपका ये अधिगम की विशेषताओं पर ही चला जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि हर चीज़ हमें समझा के ही बतानी पड़ती है, क्योंकि भरोसा नहीं है कि प्रश्न कहाँ से आएगा जरूर। अधिगम एक बड़ा टॉपिक है। ठीक, सुनो। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट एक पॉइंट हमने कल आपको कहा था, अधिगम में सकारात्मक परिवर्तन शामिल किए जाते हैं, नकारात्मक परिवर्तनों को अधिगम में शामिल नहीं किया जाता। बात समझ गए? अधिगम में सकारात्मक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, नकारात्मक परिवर्तनों को अधिगम में शामिल नहीं किया जाता। या यूं कहें, समाज की दृष्टि से वांछित कार्यों में, ध्यान रखना, समाज की दृष्टि से जो कार्य बेहतर हैं, वांछनीय कार्यों में बालक अधिगम करता है, परिवर्तन लाता है, वही अधिगम के सकारात्मक पक्ष कहलाते हैं। नकारात्मक पक्षों में अधिगम नहीं होता है, नकारात्मक में नहीं। कैसे? देखो, ये हमने जो बात कही है बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है और ना होगी, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना। क्या होता है कि अधिगम में सकारात्मक परिवर्तन, अब ये एक बड़ी चीज़ है, सकारात्मक परिवर्तन। कैसे? जबकि दूसरी ओर लोग विरोध का स्वर उठाते हैं, भैया हम तो अधिगम में नकारात्मक पक्षों को भी शामिल करेंगे। बिल्कुल सही है, अधिगम सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। भाई अधिगम सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, लेकिन अधिगम में परिवर्तन केवल सकारात्मक शामिल हैं, अधिगम में परिवर्तन नकारात्मक शामिल नहीं होते। नकारात्मक परिवर्तन का मतलब है एक बालक ने जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे वह जुआ का खिलाड़ी बन गया, बोले मास्टरमाइंड हूँ मैं, कोई आके मुझको हरा के तो दिखाए। तो क्या कहोगे, अरे भैया
वो तो ये तो कहा जाएगा कि वह बेहतर जुआ खेलने लगा है, लेकिन इसको नकारात्मक अधिगम में शामिल करेंगे, इसको सकारात्मक अधिगम में शामिल नहीं। क्यों? क्योंकि ये समाज की दृष्टि से अवांछनीय कार्य हैं और अवांछनीय कार्यों को अधिगम के सकारात्मक परिवर्तन में नहीं लिया जाता। अधिगम में लिया जाता है वह बेहतर किसी नृत्य को करने लगे, भले ही वह कुछ करे, बेहतर किसी नृत्य को करने लगे, वह बेहतर किसी खेल को खेलने लगे, वह बेहतर पढ़ाई करने लगे, ये सारे के सारे वह कोई भी कार्य करे, लेकिन ऐसे कार्य ना करे जो अधिगम में, जो समाज की दृष्टि से क्या हो, अवांछनीय हो। बात समझ गए? जो अब बोले कितना भी उसको नशा करवा लो कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत परिपक्व है इस मामले में। अरे भैया ये कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर चाहे वो एक जो मदारी जानते हो, नटखट, जो वो एक पतली रस्सी पर चलता है, उसका तो हम अधिगम सकारात्मक परिवर्तन में लेंगे, लेकिन इस प्रकार के लोगों का अधिगम हम सकारात्मक में नहीं, नकारात्मक परिवर्तन में लेंगे। तो याद रखना, अधिगम क्या होता है, सकारात्मक परिवर्तन शामिल करते हैं। अब इसी में एक लाइन और, जब अधिगम में सकारात्मक परिवर्तन शामिल हैं तो अधिगम क्या लाता है, एक बालक जो नहीं लिख पाता था छोटा बड़ा, नहीं लिख पाता था 1 2 3, नहीं दौड़ पाता था जन्म लेने के बाद, धीरे धीरे वह सीख गया है छोटा बड़ा की पूरी वर्णमाला, धीरे धीरे वह सीख गया है गिनती पूरी 100 तक, धीरे धीरे वह चलने की जगह करने लगा है तेज दौड़। तो अब बालक ने जब किया है अधिगम, भैया छोटा बड़ा सीखेगा तभी तो अधिगम होगा, गिनती सीखेगा तभी तो अधिगम होगा, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगा, दौड़ेगा तभी तो अधिगम होगा। और जब होगा अधिगम, ध्यान रखना, जब होगा क्या, अधिगम, और जब अधिगम होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, जब अधिगम होगा तो बालक पहले इन चीज़ों में करता था क्या अशुद्धि या करता था क्या गलती, लेकिन अब बालक ने अपनी इन गलतियों को कर लिया है दूर, मतलब कर लिया है क्या, परिमार्जन। यानी कि कोई भी कार्य जो हमको नहीं आता या जो हमको टूटा फूटा करने का कार्य करना आता है, उस कार्य को हम सीख गए, हमने क्या कर लिया है, परिमार्जन। तो याद रखना कि अधिगम सकारात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं और अधिगम में परिमार्जन होता है, यानी अधिगम के द्वारा क्या होता है, परिमार्जन। बात क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। यानी अधिगम किसी भी बालक के अंदर, अधिगम क्या है, किसी भी बालक के अंदर क्या लाता है, परिमार्जन लाता है। तो इसको यूँ समझ लो कि अधिगम के द्वारा किसी भी बालक के अंतर्गत क्या आता है, परिमार्जन आता है, या बालक के में अधिगम बालक के अंदर परिमार्जन लाता है। ये बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, और वो समझिए। अब इसके बाद देखो, हमने कहा था कि अधिगम की बहुत सारी विशेषताएं हैं, सारी विशेषताएं हम अधिगम की आपको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सर, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सुनिए, यदि कोई कहे कि अधिगम, तो इस अधिगम की यदि बात की जाएगी कि अधिगम, तो भैया यदि समझते चलना, अधिगम मतलब सीखना है। एक छोटा बालक, एक ये छोटा बालक है, यह है भोजन करना सीखेगा। क्यों? शुरुआत में उसकी भूख माँ के दूध से मिट रही थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे हो गया है बड़ा। क्या माँ का दूध उसके लिए पर्याप्त है? नहीं, उसको चाहिए है भोजन, उसको चाहिए है रोटी, क्योंकि अब वह हो गया है बड़ा। तो अभी तक तो मुँह को बिना चलाए
दूध सीधा पी लेता था, लेकिन अब खाना चबाने के जटिल अनुभवों से गुजरना पड़ेगा और खाना खाने के जटिल अनुभवों को सीखना पड़ेगा। और जब बालक खाना खाने के जटिल अनुभवों को सीखेगा या गुजरेगा तो निश्चित सी बात है वह क्यों सीखेगा इन खाना खाने के जटिल अनुभवों को, ताकि मिटा सके अपने पेट की भूख को। क्या कर सके? मिटा सके अपने पेट की भूख को, क्योंकि अब उसकी भूख उतने में पर्याप्त नहीं हो रही है, उसको चाहिए है और अधिक भोजन, और अधिक भोजन के लिए उसको खाना खाना ही पड़ेगा। तो वह क्यों चबाएगा? भैया यदि तुम्हारा पेट ना होता, तुम्हारा पेट ना होता, इस पेट को खाने हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती, सब ऐसे ही बैठे रहते। तो भैया जब कोई ना कोई बालक का कोई ना कोई क्या है उद्देश्य, यानी कि कोई ना कोई उद्देश्य, तभी जाके बालक सीख रहा है। बालक का उद्देश्य क्या है? कि पेट की भूख को मिटा ली जाए। तब जाके बालक क्या कर रहा है? सीख रहा है खाना खाने के जटिल अनुभवों को। एक बालक रात भर पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? ताकि परीक्षा में आ सकें उसके अच्छे नंबर, और अच्छे नंबर आएंगे तो मिलेगी जॉब। तो क्यों पढ़ रहा है? क्यों सीख रहा है? क्योंकि है उसका कोई ना कोई उद्देश्य। यानी अधिगम बिना उद्देश्य के नहीं होता। यानी कि अधिगम क्या होता है? सदैव उद्देश्य से पूर्ण होता है। यानी याद रखना, अधिगम क्या होता है? सदैव उद्देश्य से पूर्ण होता है। अधिगम क्या होता है? सदैव उद्देश्य। सदैव को हम इसको लिख देंगे सौ उद्देश्य से, यानी सौ उद्देश्य से पूर्ण होता है, या सदैव उद्देश्य से पूर्ण होता है। यानी कि बिना उद्देश्य के अधिगम संभव नहीं। तो याद रखना कि अधिगम सदैव क्या होता है? उद्देश्य से पूर्ण होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब इसके बाद यदि कोई कहे तो अधिगम जब उद्देश्य पूर्ण होता है तो इससे प्राप्त होती है क्या? जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य की प्राप्ति। ये तो हम आपको पढ़ाएंगे। लक्ष्य, प्रेरक और आपकी आवश्यकता, ये सब प्रेरणा के पार्ट हैं, तब चलेंगे, तब की बात है। अभी तो फिलहाल इतनी सी ही बात समझिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका, यदि कोई कहे तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वो समझिए। और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा उसको देखते हैं। लगभग सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। एक आध पॉइंट और होगा तो हम उसको और देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, लगभग सारे पॉइंट क्लियर हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो लगभग सारे क्लियर हैं। एक और लास्ट ले लेते हैं। अधिगम विकास है। ये बड़ी विचित्र बात है। अधिगम विकास है मतलब लर्निंग इज डेवलपमेंट। अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं ये लर्निंग इज डेवलपमेंट। दूसरा अधिगम, एक और पॉइंट इसी में लेते हैं, अनुकूलन है। अरे भैया ये क्या कह दिया? अधिगम अनुकूलन भी है। हाँ देखो, अधिगम विकास है, अधिगम अनुकूलन है। अब देखते हैं किस प्रकार से अधिगम विकास है और किस प्रकार से अधिगम अनुकूलन है। सुनिए, विकास डेवलपमेंट, अधिगम। बालक को नहीं आता था छोटा बड़ा, बालक को नहीं आती थी 1 2 3, बालक ने सीखा छोटा बड़ा, बालक ने सीखी 1 2 3, उसने कर लिया अधिगम। तो हमने क्या कहा? बालक को पहले कुछ नहीं आता था, अब बालक का हो गया है विकास। यानी कि अधिगम क्या है? विकास है।
बात समझ गए? एक बालक, ऐसे सुनो, एक बालक जैसे कि हम या आप कोई भी, हमें जब छोटी कक्षाओं में होते हैं तो नहीं होती है जानकारी, बिल्कुल भी नहीं होती है जानकारी किस चीज़ की, किसी भी विषय वस्तु की। जैसे कोई हमसे पूछे कि भैया बताओ, जब बालक एक छोटा होता है और उससे कहें कि बताइए कि प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, वो तो कंफ्यूज रहेगा कि प्रधानमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है, पता ही नहीं। हाँ, कोई फेमस नेता हो गया तो उसको ज़रूर समझ लेगा कि ये है, लेकिन धीरे धीरे उसने किया है अधिगम, और अब यदि उससे कोई पूछ ले तो बता देगा फटाक से कि मुख्यमंत्री कौन है और प्रधानमंत्री कौन है। यानी कि अब उसका क्या हो गया है, डेवलपमेंट। यानी हम उससे कहेंगे हाँ, बालक क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। तो याद रखना, अधिगम ही विकास है। अब इसके बाद यदि कोई कहता है, तो वैसे इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले मनोविज्ञान के, और पहले मतलब अब तो काफ़ी डेवलप हो चुकी है चूँकि मनोविज्ञान, पहले अधिगम को ही विकास, मतलब अधिगम और विकास दोनों समानार्थी शब्दों में प्रयोग करते थे, लेकिन अब डेवलपमेंट विकास, अधिगम ही विकास, मतलब अधिगम विकास है। जब बालक सीखेगा तभी तो उसका डेवलपमेंट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि अधिगम क्या है, अनुकूलन। तो सुनिए, अधिगम अनुकूलन है। कैसे? सुन, अनुकूलन की यदि बात की जाएगी तो हमने बार बार आपसे कहा है कि अनुकूलन क्या है। विज्ञान की भाषा में या एक शिक्षा जगत की भाषा में बार बार किसी कार्य को करना ही क्या कहा गया है, अनुकूलन की संज्ञा दी गई है। तो किसी कार्य को बार बार कर रहे हो वही आपका क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। तो सुनिए जरा, अधिगम, अधिगम मतलब क्या है, सीखना। तो यदि कोई भी व्यक्ति, उसने, बालक ने लिया है जन्म, वह जब तक माँ के गर्भ में था, गर्भावस्था में था, तब तक उसको एटमॉस्फेयर, वातावरण मिल रहे थे उसके अनुकूलन के हिसाब से। लेकिन जब वह इस बाह्य संसार में आया, जब उसने जन्म लिया, तो उसको करना पड़ा क्या, अनुकूलन। और अनुकूलन करने के लिए, जीवित रहने के लिए उसको सीखना पड़ेगा वाह क्रियाकलापों के साथ समायोजन। यदि नहीं कर पाएगा समायोजन तो नहीं रह पाएगा जीवित। आप सब जानते हो, जिराफ, गर्दन उनकी ऊंची हो गई, जिनकी ऊंची गर्दन वाले जो नहीं थे वो क्या कर गए, स्वतः नष्ट हो गए, क्योंकि वह अपनी भूख ही नहीं मिटा पाए। यानी कि जो परिस्थिति से कर ले सामंजस्य स्थापित, वही करेगा अनुकूलन, और जो अनुकूलन करता है वही रहता है जीवित। बात समझ गए? तो अधिगम अनुकूलन है, यानी कि जब सीखेगा बालक, जब सीखेगा यानी कि वह सीख रहा है, यानी कि जैसे बालक ने जन्म लिया तो वह क्रियाकलाप किस प्रकार का, जैसे यहाँ भारत का बालक है, कहीं गर्म प्रदेश में है तो वह गर्मी के हिसाब से उसका टेम्परेचर, उसका बॉडी उसी के हिसाब से अनुकूलित हो जाएगा। मछलियाँ हैं, जल में रहने के लिए अनुकूलित हो जाएंगी, वह जल में ही सीखेंगी कि किस प्रकार से हमको तैरना है, क्या करना है। तो अधिगम अनुकूलन है। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि अनुकूलन में बालक को वातावरण के साथ बिठाना पड़ता है क्या, सामंजस्य, और वह अधिगम के माध्यम से ही संभव है। धीरे 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 सब चीज़ें सीख ली जाती हैं। अब ये बातें तो समझ में आ गई, इतनी सी बात क्लियर है, बस इसमें यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी की चीज़ें बाद में। ठीक, इसको यहीं तक रोकते हैं ना।